हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसके अंदर अपन लेंगे सेंटर ऑफ मास। बेटा द्रव्यमान केंद्र की बात करेंगे। बेटा बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बेटा इसको प्रैक्टिकली भी करने में बहुत ही मजा आएगा, बेटा आनंद आएगा। ठीक है, तो आज डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास के बारे में। सबसे पहली बात करें अपन सेंटर ऑफ मास के बारे में, तो ये किसी भी निकाय, कण निकाय या पिंड निकाय का वह बिंदु होगा जहां पर उस निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान जो होगा वो केंद्रित माना जाएगा। तो किसी भी निकाय या पिंड का वह बिंदु जहां पर संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित माना जाता है, बेटा उस बिंदु को कहा जाता है द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र कहा जाता है। इससे संबंधित कुछ बातें जो है, कुछ पॉइंट जो है अपन डिस्कस करेंगे। बेटा इसका सबसे पहला पॉइंट जो है अपन ने लिखा है, क्या सिमेट्रिकल जो बॉडी होती है, सममित जो बॉडियां होती है, वस्तु होती है, उनका सेंटर ऑफ मास जो होता है वो हमेशा उसकी ज्यामिति केंद्र पे मिलता है। बेटा ज्योमेट्रिकल सेंटर पे मिलता है। बस बॉडी यूनिफॉर्म मतलब समान, एक समान रूप से होनी चाहिए और सममित होनी चाहिए। सममित होनी चाहिए कि सर कैसे, तो समझना, जैसे आपने कोई स्क्वायर प्लेट लिया। बेटा स्क्वायर प्लेट, इस स्क्वायर प्लेट के अगर सेंटर ऑफ मास की बात करें तो सेंटर ऑफ मास जो होगा इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब यहां पर होगा, इस पॉइंट पे। अगर आप रिंग लेते हैं तो भी उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा उस रिंग के सेंटर पे होगा। अगर ये रिंग जो है इस पर मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। बेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, एक ही मटेरियल की बनी हुई है, तो उस केस में उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो सेंटर में होगा। डिस्क लेते हो बेटा, डिस्क, तो उस केस में भी उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। कैसे रॉड लेते हो, ये लो, अगर रॉड लेते हो आप सिमेट्रिकली एक ही मटेरियल की बनी हुई है तो अभी उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो उसके सेंटर में होगा। इट मींस ज्योमेट्रिकल सेंटर में मिलेगा, ज्यामिति केंद्र पे मिलेगा। तो सिंपल सी बात कि अगर कोई वस्तु सममित है और एक ही मटेरियल की बनी हुई है तो उसका ज्यामिति केंद्र जो होगा वही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा उसमें सिंपल सी बात लिखी है अपन ने, सेंटर ऑफ मास पर द्रव्यमान हो भी सकता है और नहीं भी। इट मींस अपन जिस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कह रहे हैं उस पर मास हो, ये कोई नेसेसरी नहीं है बेटा। उस पॉइंट पर मास हो भी सकता है और नहीं भी। कि सर कैसे, तो उसको समझो बेटा। अगर आप बात कर रहे थे रिंग की, वलय की, रिंग मास जो है वो कंप्लीटली पेरीफेरी पे डिस्ट्रीब्यूट है। बेटा पेरीफेरी, परिधि पे डिस्ट्रीब्यूट है, यहां पर इसके सेंटर में कोई मास नहीं, पर इसका सेंटर ऑफ मास यहां माना जाएगा। क्लियर? अगर आप कोई राइट एंगल, अगर अपन L और L लंबाई की दो रॉड्स को 90 डिग्री पर व्यवस्थित करें बेटा, तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां पर, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां पर, और इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा इन दोनों को मिलाने वाली एक्सिस के किसी पॉइंट पे मिलेगा। इट मींस इस बॉडी का भी या उस सिस्टम का भी सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पर आएगा और नो डाउट यहां पर किसी प्रकार का कोई मास नहीं है। या बात करें बेटा होलो स्फीयर, बेटा फुटबॉल की बात करें या खोखले गोले की बात करें तो मास पूरा पेरीफेरी पे रहेगा, परिधि पे रहेगा, सतह पे रहेगा, पर सेंटर पे उसका सेंटर ऑफ मास होता है जहां पर किसी प्रकार का कोई मास नहीं होता है। बेटा तो ये जरूरी नहीं है कि जब आप सेंटर ऑफ मास जिस पॉइंट को लेट कर रहे हो वहां पर मास हो। क्लियर? आप ऐसे भी कह सकते हो कि सेंटर ऑफ मास जो है वो बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर हो सकता है। जैसे ये इस सिस्टम को देखा, ये सिस्टम, और सेंटर ऑफ मास जो है इस सिस्टम से या इस बॉडी से क्या है, बाहर है। आप रिंग को देख लो, इसमें भी सेंटर ऑफ मास जो है इस मास से अलग है। तो इस प्रकार से सेंटर ऑफ मास जो है वो बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर हो सकता है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट जो है, नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा तीसरा पॉइंट, सेंटर ऑफ मास जो होता है वो हमेशा उस मास की तरफ शिफ्ट होता है या उस मास की तरफ मिलता है अपन को जहां मास का अमाउंट ज्यादा होता है, द्रव्यमान अधिक होता है। इट मीन सेंटर ऑफ मास जो होगा वो हमेशा अधिक द्रव्यमान की तरफ आपको मिलेगा। देखिए बेटा कैसे, जैसे आपने कोई बॉडी लेट की, ये ट्रायंगल शेप के अंदर एक त्रिभुजाकार चकती बेटा, इसका सेंटर ऑफ मास की बात करें तो इसका सेंटर ऑफ मास ना इधर मिलेगा ना उधर मिलेगा। मैक्सिमम मास डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर है तो इसका सेंटर ऑफ मास भी कहीं यहां मिलेगा। ये कंडीशन। और एग्जांपल देखिए अपन, जैसे अपन ने क्या किया,
जैसे अपने एक सिस्टम लिया जिसके अंदर ये लकड़ी का बना हुआ है आधा पोर्शन, और आधा पोर्शन जो है वो आयरन का है। दोनों ही सिमेट्रिकल है बेटा, आइडेंटिकल है, एक जैसे है, बट इसकी डेंसिटी कम होती है, लकड़ी की डेंसिटी कम होती है, मतलब इसका द्रव्यमान कम होता है, और इसका द्रव्यमान या इसकी डेंसिटी हाई होती है। इट मींस दोनों ही भाग को देखा जाए, दोनों ही शेप सेम है, आकार समान है बेटा, पर ये भारी है, ये हल्की है। तो यहां सेंटर ऑफ मास इस सेंटर में ना मिलके इस तरफ मिलेगा, इट मींस इस तरफ आएगा। तो सेंटर ऑफ मास जो होता है वो हमेशा बिग बॉडी की तरफ होगा, या जहां द्रव्यमान अधिक होता है उस तरफ देखने को मिलता है। क्लियर? जैसे ये रिंग देखें बेटा, अपन ने ये रिंग बना रखी है आर रेडियस की। इस आर रेडियस के रिंग के अंदर देखा जाए तो इसका सेंटर ऑफ मास अगर सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग देखा जाए और सिमेट्रिकल मान लिया जाए तो इसका सेंटर ऑफ मास नो डाउट उसके सेंटर पे होना चाहिए था। अगर ये पूरा मास जो है जिसकी डेंसिटी सेम होती, मतलब एक ही मटेरियल की बनी हुई होती, तो बस का मास डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो बेटा यहां पर जो मटेरियल लिया गया है वो आयरन है, यहां पर जो है वुडन है, लकड़ी है, तो नो डाउट ये हैवी मटेरियल है और ये क्या है, हल्का लाइट मटेरियल है। तो यहां पर भी सेंटर ऑफ मास जो होगा बेटा इस एक्सिस पे मिलेगा और इस तरफ मिलेगा। ये इट मीन सेंटर ऑफ मास जो होता है वो मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, सीएम का मान। ये सेंटर ऑफ मास का जो होता है मान जो है वो द्रव्यमान वितरण पर मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। और मैंने कहा था सेंटर ऑफ मास हमेशा उस तरफ होगा जिधर मास डिस्ट्रीब्यूशन हैवी होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर भी देखो, आपने देख लिया क्या कि यहां पर ये वुडन की है आधी और आधी जो है आयरन की है, तो आपका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो आयरन की तरफ होगा। बट इसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप अपने डिफरेंट वे से सेट करें, जैसे ये, तो देखो इसी डिस्ट्रीब्यूशन मास डिस्ट्रीब्यूशन को अपन डिफरेंट वे से करें, जिसके अंदर अपन ने 1/4 पार्ट बेटा आयरन, उसी के जस्ट ऑपोजिट 1/4 आयरन, इधर 1/4 वुडन, इधर 1/4 वुडन ले लिया जाए, तो यहां पर भी मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगा। इसका सेंटर ऑफ मास यहां मिलेगा, इसका और इसका सेंटर ऑफ मास यहां मिलेगा। इट मींस टोटल सेंटर ऑफ मास जो होगा यहां पर सेंटर पे आएगा। जबकि ये सेम कंडीशन है बेटा, पर यहां पर मास डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट टाइप का है, यहां पर डिफरेंट टाइप का है, तो दोनों ही केस में सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, वो चेंज हो रही है। क्लियर? या फिर इसी चीज को आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप स्ट्रक्चर ऐसी लेते हैं सिमेट्रिकल, 4 ब्लॉक में फर्स्ट ब्लॉक आयरन, फिर वुडन, फिर आयरन, सॉरी वुडन फिर आयरन, तो इस केस में भी अगर देखा जाए तो सिमेट्रिकल रूल के अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास जो होगा वो यहां सेंटर में मिल जाएगा ये। बट इसी को आप अगर चेंज कर लो बेटा, क्या कर लो, चेंज कर लो, तो उस सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास की कंडीशन चेंज हो जाएगी। इसको उल्टा करके लिख दो तो वही रहेगी कि सर कैसे, ये अगर ऐसे करें वुडन को आउटर साइड में कर दिया, आयरन को इनसाइड में कर दिया, तो अभी सेंटर ऑफ मास का पॉइंट वही रहेगा। तो बेटा अभी अपन ने देखिए कुछ एग्जांपल सेंटर ऑफ मास के बारे में कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास का मान जो होता है या उसकी जो पोजीशन होती है वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है, वो अपन ने देख लिए। ठीक है, अब बात करेंगे अपन मल्टी पार्टिकल सिस्टम की बेटा, बहुकण निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। तो बेटा मल्टी पार्टिकल सिस्टम के अंदर जो है सेंटर ऑफ मास की बात करने वाले हैं अपन, और मैंने एक सिस्टम ले रखा है जिसमें पार्टिकल M1, M2, M3 और Mn लेट कर रखे हैं। पहले पार्टिकल के लिए, पहले M1 कण के लिए स्थिति R1 वेक्टर है, दूसरे के लिए R2 वेक्टर है, तीसरे के लिए R3 वेक्टर है, और चौथे के लिए Mn के लिए जो है वो Rn है। इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो मैंने लेट कर रखा है वो इस पॉइंट पे लेट कर रखा है, इस पॉइंट पे लेट कर रखा है। तो इसके लिए जो पोजीशन वेक्टर है वो है RCM वेक्टर, वो है RCM वेक्टर बेटा। तो अपन RCM वेक्टर की वैल्यू देखते हैं कि RCM वेक्टर का मान क्या होता है। तो सेंटर ऑफ मास के लिए RCM का मान देखें बेटा, RCM का मान, तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले वो देखते हैं, उसके बाद में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे बेटा। कॉन्सेप्ट क्या है वो सीखना। इस पूरे कण निकाय का जो सेंटर ऑफ मास मैंने यहां लेट कर रखा है, तो इस कुल द्रव्यमान का आघूर्ण, कुल द्रव्यमान का आघूर्ण, कुल द्रव्यमान का मूल बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण बराबर प्रत्येक कण के द्रव्यमान के
आघूर्ण का योग। तो जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि कुल द्रव्यमान का मूल बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण जो होगा वो सभी कणों के द्रव्यमानों के आघूर्णों के योग के तुल्य होगा, वो भी मूल बिंदु के सापेक्ष। तो यहां पर कुल द्रव्यमान के आघूर्ण की बात करूं तो मेरे पास m टोटल मल्टीप्लाई RCM वेक्टर इज इक्वल टू जो आएगा वो आएगा m1 R1 वेक्टर, m2 R2 वेक्टर, m3 R वेक्टर एंड सो ऑन mn Rn वेक्टर। ये कंडीशन रहेगी बेटा। तो यहां से जो RCM की वैल्यू आएगी RCM, तो RCM वेक्टर इज इक्वल टू मिलेगा आपको क्या, m1 R1 वेक्टर, m2 R2 वेक्टर एंड सो ऑन mn Rn वेक्टर अपॉन m टोटल। ये इसी को आप सिंपल फॉर्म में इस प्रकार से भी लिख सकते हो, समेशन mi ri वेक्टर I is very 1 to n and m टोटल। तो मल्टी पार्टिकल सिस्टम के लिए जो RCM वेक्टर का फॉर्मूला आएगा वो आपके इस फॉर्म में आएगा। क्लियर? अब यहां पर इसको और सिंपलाइज फॉर्म में करें कि कंपटीशन एग्जाम के अंदर इसका सिंपल से सिंपल जो स्टेप्स बन सकते हैं उन पे डिस्कस करें। RCM जो है इसमें x कोऑर्डिनेट भी होगा, y भी होगा और z भी होगा। तो अपन जनरली RCM को जो है वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, RCM इज इक्वल्स टू XCM वेक्टर, YCM वेक्टर एंड ZCM। और यहां पर अगर आपको XCM की वैल्यू फाइंड करनी हो या YCM की वैल्यू फाइंड करनी हो या ZCM की वैल्यू फाइंड करनी हो तो यहां पर सिंपल सा अगर लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हो। जब बात करोगे XCM की तो यहां पर R1 की वैल्यू रखी जाएगी x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। यहां लिखा जाएगा x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप, इस प्रकार से। और फिर उनको सेपरेट करके सिंपलाइज करेंगे तो अपने पास जो फॉर्मूला आएगा उस पर अपन विचार करें तो वो आएगा अपने पास क्या, समेशन mi xi I is very 1 to n and m टोटल। ये क्लियर? जब YCM की बात करूंगा तो YCM भी सेम कंडीशन आएगी, समेशन I is very 1 to n mi और ये हो जाएगा m टोटल। क्लियर? कैसा ZCM? वही बात ZCM। जब बात होगी ZCM की तो समेशन I is very 1 to n mi zi अपॉन में आ जाएगा m टोटल। क्लियर? तो यहां पर ये XCM, YCM और ZCM को निकालने का एक सिंपल सा तरीका, अगर XCM, YCM, ZCM निकाल लो और पूछ लेता है कि सर RCM का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ जाए तो RCM के लिए आप लिखोगे RCM इज इक्वल टू रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ XCM का स्क्वायर, XCM का स्क्वायर, YCM स्क्वायर, ZCM स्क्वायर एंड ये स्क्वायर। तो XCM, YCM और ZCM निकालने के बाद में अगर आपको RCM का परिमाण निकालना हो तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। यहां पर अपन ने बात की बेटा मल्टी पार्टिकल सिस्टम मतलब बहु कण निकाय के लिए जो सेंटर ऑफ मास की स्थिति आती है, कंडीशन आती है या फॉर्मूला आता है, वो अपन ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको इस्तेमाल करना है और किसी भी पार्टिकल सिस्टम का आप द्रव्यमान के अंदर निकाल सकते हैं, चाहे वो किसी एक एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्स में है तो भी निकाल लोगे, YCM में है तो भी निकाल लोगे और Z एक्सिस के अलोंग होगा तो भी निकाल लोगे। और अगर वो 3D के अंदर है, x y z तीनों कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो आप इंडिविजुअल XCM, YCM, ZCM निकाल के भी सेंटर ऑफ मास की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी अपन ने बहुकण निकाय के लिए अपन ने देखा RCM का मान। इसमें भी एक स्पेशल कंडीशन जो स्टेटमेंट के बारे में, जो स्टेटमेंट की फॉर्म में कई बार पूछी जाती है, उसको लेट कर ले। इफ RCM इज इक्वल टू 0 हो जाए, RCM वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब 0 i कैप, 0 j कैप एंड 0 k कैप, इट मीन सेंटर ऑफ मास जो है वो कहां आ जाए,
ओरिजिन पे आ जाए, मूल बिंदु पे आ जाए बेटा, तो उस कंडीशन में जो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन होगी उसको देखें। इस m टोटल को भी अगर इसमें शिफ्ट कर लूंगा तो मेरे पास आएगा क्या, समेशन mi ri वेक्टर i इज वैल्यू 1 to n इज इक्वल्स टू 0। ये तो यहां से आप सेंटर ऑफ मास की बेटा डेफिनेशन, परिभाषा कह सकते हो या बोल सकते हो कि सर कैसे। तो ध्यान रखना बेटा कि द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है, द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिसके सापेक्ष प्रत्येक कण के आघूर्ण का, प्रत्येक द्रव्यमान के आघूर्ण का सदिश योग जो होता है वो शून्य मिलता है। सीधी बात है बेटा कि द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिस बिंदु के सापेक्ष समस्त कणों का द्रव्यमानों का आघूर्णों का सदिश योग जो है वो क्या मिलता है, शून्य मिलता है, उसे कहते हैं द्रव्यमान केंद्र बेटा। ओके क्लियर, स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे अपन द्विकर्ण निकाय के लिए बेटा। तो इस सिस्टम के अंदर द्विकर्ण निकाय के अंदर दो पार्टिकल लेट किए m1 एंड m2, पोजीशन वेक्टर r1 एंड r2 वेक्टर बेटा। अब यहां ध्यान रखना बेटा, सेंटर ऑफ मास जो होता है द्विकर्ण निकाय के अंदर जो दो कणों को मिलाने वाली अक्ष होती है बेटा, उसी अक्ष के ऊपर मिलता है बेटा। द्रव्यमान केंद्र उसी अक्ष के अनुदिश मिलता है और उस तरफ मिलेगा जिस तरफ द्रव्यमान अधिक होता है बेटा। तो यहां पर मैंने मान लिया सेंटर ऑफ मास जो है वो यहां होगा और इसके लिए ये RCM होगा, RCM। तो इस RCM के लिए आप सिंपल सा फॉर्मूला लिखेंगे तो आपके पास आएगा RCM वेक्टर इज इक्वल्स टू m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, क्या सर अगर ये एक प्लेन में ही है और अगर एक्सियम और वाईसीएम की कंडीशन में बात करें, इसको एक्स एक्सिस लेट कर लें, इसको वाई लेट कर लें, तो बेटा यहां ध्यान देना, अगर इसमें आपको एक्सियम फाइंड करना होगा तो आप लिखेंगे m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये कंडीशन आ जाएगी, क्लियर। अगर बात करता हूं वाईसीएम की, तो वाईसीएम के लिए आ जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, क्लियर। अब यहां पर भी स्पेशल कंडीशन वही, क्या, इफ RCM वेक्टर इज इक्वल टू 0। RCM वेक्टर इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया ये बिंदु जो है वो कहां चला गया, मूल बिंदु पर। कहां चला गया, मूल बिंदु पे चला गया। सेंटर ऑफ मास जो है वो कहां आ गया, मूल बिंदु पे आ गया। जब मूल बिंदु पे आ गया तो आप लिखोगे RCM इज इक्वल टू 0, देन आपको मिलेगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। सिस्टमैटिक इसको सिंपलाइज करेंगे तो ये सिस्टम इसमें 0 में चला जाएगा और आपके पास आएगा m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। या फिर इसी को उधर शिफ्ट कर लें तो आप लिखोगे m1 r1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 r2 वेक्टर। ये कंडीशन आएगी बेटा आपके पास, एकदम सिंपल, क्रिस्टल क्लियर। ये क्या सर ये चीज समझ में नहीं आई, तो समझो बेटा इस चीज का कहने का औचित्य क्या है। इस चीज का कहने का औचित्य है कि अगर आपके पास ये m1 है और ये m2 है और यहां सेंटर ऑफ मास है बेटा, यहां सेंटर ऑफ मास है, तो इस सिचुएशन के अंदर ये r1 वेक्टर है और ये r2 वेक्टर है, तो यहां पर m1 r1 का प्रोडक्ट जो होगा वो m2 r2 के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड में देखें तो इक्वल मिलेगा। मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड एक ही एक्सिस पे है और मैग्नीट्यूड में देखें तो आपको इक्वल मिल जाएगा, क्लियर। तो यहां पर अपन ने सिंपल सा देखा, अगर दो पार्टिकल सिस्टम है, द्विकर्ण निकाय है, तो उसके लिए फॉर्मूला आपके पास ये आएगा, एक्सियम और वाईसीएम की वैल्यू निकाले तो भी आपको मिल जाएगा। अगर सेंटर ऑफ मास जो है वो मूल बिंदु पे चला जाता है तो उन दोनों कणों के या द्रव्यमानों के आघूर्णों का सदिश योग 0 मिलेगा। इट मींस एक का आघूर्ण और दूसरे का आघूर्ण समान होंगे पर विपरीत होंगे। एक का पॉजिटिव होगा तो दूसरे का क्या होगा, नेगेटिव होगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा।
क्लियर। नेक्स्ट कुछ इसकी स्पेशल कंडीशंस देखते हैं बेटा। स्पेशल कंडीशन में मैंने लेट किया क्या, इफ m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m, इट मीन्स दोनों बॉडी जो है या पार्टिकल जो है वो सेम मास के हो जाए, तो उस सिचुएशन में जो आपको आरसीएम मिलेगा, आरसीएम वो क्या मिलेगा, m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर अपॉन m प्लस m। तो यहां पर बेटा ध्यान देना, m कॉमन आ जाएगा, ये m प्लस m क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आरसीएम मिलेगा r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर अपॉन 2, ये कंडीशन मिलेगी। क्लियर। नेक्स्ट, इसी में अगर देखा जाए तो आपके पास अगर इफ आरसीएम इज इक्वल टू 0, तो उस केस के अंदर आपको मिलेगा r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर इज इक्वल टू 0, इट मींस r1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ r2। तो इस पॉइंट को समझना बेटा, कहना क्या चाहता है ये, जैसे आपने एक ही एक्सिस पे ले लिया, यहां पर कोई मास मान लिया आपने m, ये मास मान लिया आपने m, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास है। तो यहां समझना, इसके कहने का मतलब ये है कि अगर ये m1 है, ये r1 है, ये m2 है और ये r2 है, तो इसका ये जो m1 r1 है, m1 r1 जो है वो इसके m2 r2 के बराबर होगा। m1 r1 का जो मल्टीप्लाई होगा सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष, वो m2 और r2 के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, क्योंकि ये इस बिंदु के सापेक्ष इसका आघूर्ण और इसका आघूर्ण क्या रहेगा, बराबर रहेगा। पर कभी कभी आपको ये दूरी r की टर्म्स में दे दें और r1 और r2 पूछ ले, तो इस रिलेशन से आप निकाल सकते हो क्या, r1 अपॉन r2, r1 अपॉन r2 जो आएगा वो आएगा m2 अपॉन m1, m2 अपॉन m1। और आपको r की टर्म्स में उत्तर निकालना है तो बेटा ध्यान रखना, अगर आपको r1 निकालना है या आपको r2 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो यहां पर अपन अनुपातों में विभाजन वाला फॉर्मूला अप्लाएंगे कि r1 अपॉन r2 का जो रेशियो है वो m2 अपॉन m1 है। तो आपके पास जो r1 का मान आएगा, r1 का मान वो क्या आएगा कि r1 का अनुपात m2 अपॉन अनुपातों का योग गुणा जिसको डिवाइड करना मल्टीप्लाई r। क्लियर। अगर आपको r2 का मान निकालना है तो r2 के लिए अनुपात m1 अपॉन अनुपातों का योग मल्टीप्लाई जिसको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई जिसको अपन डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं ये। तो इस कंडीशन से आप r1 और r2 का मान निकाल सकते हैं। और मैं कह रहा हूं बेटा, जब m1 और m2 बराबर हो गए, m1 और m2 बराबर हो गए, तो उस केस में आपको r1 और r2 का मान भी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। r1 और r2 का मान भी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहां पर 2 kg, यहां पर 2 kg, बीच की दूरी r है, तो उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा उसके सेंटर में मिलता है, जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सिमेट्रिकली मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सेंटर ऑफ मास जो होता है उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर मिलता है। तो अब बात करते हैं अपन कण निकाय के लिए सेंटर ऑफ मास की स्थिति निकालना बेटा। एग्जांपल, तो यहाँ 3 पार्टिकल सिस्टम दे रखा है, 3 पार्टिकल सिस्टम। एक का मास मान रखा है 3 kg जो मूल बिंदु पे रखा हुआ है बेटा, दूसरा भी 3 kg है जो 6,0 पे रखा हुआ है, और तीसरा जो है वो 4 kg का वो 3,6 पे रखा गया है। और आपको यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पूछी गई है, ये एक्स एक्सिस है और वो वाई एक्सिस है बेटा। तो यहाँ पर आपको आरसीएम फाइंड करना है या आपको एक्सीएम वाईसीएम फाइंड करना है, या फिर ये कह दो सेंटर ऑफ मास के निर्देशांक ज्ञात करने बेटा। तो देखें इधर, जब बात करूंगा मैं एक्सीएम की, तो मैंने कहा था मैं लिखता हूं m1 x1, मैंने बताया था ऐसे समेशन mi xi I is very 1 to n m टोटल। ये तो अगर मुझे एक्सीएम फाइंड करना है तो मैं लिखूंगा m1 x1। तो पहले वाला पार्टिकल जो है उसके लिए m तो दे रखा है 3, पर उसकी x की वैल्यू होगी 0। क्लियर। दूसरा पार्टिकल ये 3 kg का है, पर उसके लिए जो x की वैल्यू है वो है 6,
और तीसरा पार्टिकल जो है उसके लिए m का मान है 4 पर x की वैल्यू है कितनी 3, 4 मल्टीप्लाई 3। टोटल मास की बात करूं तो आपके पास आएगा 3 + 4 इट मींस 10। तो यहां इसको सिंपलाइज किया, सिंपलाइज करने पे आपको मिलेगा कितना 6 × 3 = 18 और 12/10 तो ये हो गया 30, तो आपको मिल जाएगा 3 मीटर, 3 मीटर बेटा। क्लियर। ऐसे ही अगर YCM निकालोगे, YCM M1Y1 बेटा, इसके लिए M1Y1 तो 3 × 0, M2Y2 इसके लिए 3 × 0 क्योंकि Y2 की वैल्यू 0 है, और ये जो देखा जाए तो इसके लिए आएगा बेटा 4 × 6 अपन टोटल मास 3 + 3 + 4 मतलब 10। तो ये 0 ये 0 ये 6 4 जा बेटा 24, 24/10 ये YCM आ जाएगा आपके पास 2.4 ये। तो अगर आप RCM लिखना चाहेंगे तो RCM वेक्टर आएगा आपके पास XCM की वैल्यू 3 तो 3 I कैप और Y की वैल्यू YCM की वैल्यू है 2.4 J कैप और ये आपके पास आंसर। कि नहीं सर हमें तो मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो RCM = √I कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J कॉफिशिएंट का स्क्वायर। क्लियर। सिंपलाइज करना आपको आंसर मिल जाएगा। इस टाइप से बेटा 3 पार्टिकल सिस्टम 4 पार्टिकल सिस्टम कैसा भी हो आप सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। चलें आगे। देन नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट जो एग्जांपल लिया है बेटा, इसमें 4 पार्टिकल सिस्टम है, इसके अंदर ये m, ये 2m, ये भी 2m और ये m, और इनके साथ में इनके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है बेटा। कोऑर्डिनेट्स को देखा जाए तो ये जनरली जो है एक आयताकार या आयत के कोनों पे रखे हुए पार्टिकल्स है बेटा, क्योंकि इसका आ रहा 8,0, इसका 8,4 मतलब ये 4 है और ये 8, और इसमें भी ये 4 दे रखा है बेटा और ये 8 है। तो यहां पर इसके सेंटर ऑफ मास की बात करो, जब XCM और YCM का मान निकालें तो बेटा अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाएंगे। जब बात करूंगा XCM की तो XCM के अंदर इस पार्टिकल की बात करता हूं, x की वैल्यू 0 है तो m × 0 मतलब 0 आएगा। इसकी बात करूंगा बेटा तो ये 2m × x की वैल्यू 8 तो आप लिखेंगे 2 × 8। फिर बात करूंगा इसके लिए भी x की वैल्यू 0 है तो ये 0 आएगा, और इसकी बात करूं तो ये आएगा बेटा 8 × 2m। तो यहां पर टोटल मास की बात होगी तो टोटल मास में आपके पास आएगा 2m मतलब 4m और ये 2m 6m। इसको सिंपलाइज करेंगे, ये हो गया 16m, ये भी हो जाएगा 16m, 16m और 16m हो गया 32m, 32m/6m। तो ये आपको मिलेगा m से m कैंसिल हो जाएगा, और इसको सिंपलाइज करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कितना 16/3, 16/3। क्लियर। जब बात करूंगा YCM की तो YCM में जो आएगा यहां इसके लिए अगेन Y1 की वैल्यू 0 होगी तो ये 0 में आएगा, इसके लिए भी Y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये भी 0 आएगा, बट ये m × 4 और इसके लिए आएगा क्या 2m × 4 और अपॉन में m 2m तो ये हो जाएगा टोटल 6m। सिंपलाइज करेंगे, सिंपलाइज करने पर आपके पास आ जाएगा ये हो गया 4m और ये 4 2 जा 8m, तो ये टोटल हो जाएगा आपके पास में बेटा 12m/6m इट मींस 2। तो आपको RCM में तो आपको मिल गया XCM और YCM, तो RCM की जो वैल्यू आएगी वो आपको मिलेगी क्या 16/3 I कैप प्लस 2 J कैप। अगर मीटर में है तो मीटर में मिल जाएगा। क्लियर। अब यहां पर थोड़ा सा अगर आपके पास ऑप्शन होते हैं तो आप इनको लॉजिकली भी सोच सकते हैं कि सर कैसे, तो यहां ध्यान देना बेटा कि जैसे ये m और ये m है, सेम मास है, इट मींस इन दोनों का सेंटर ऑफ मास जो होगा 2m, m और m का सेंटर ऑफ मास 2m जो होगा वो यहां होगा, इन दोनों के मिड पॉइंट पर होगा। कितने का m और m 2m, ये 2m जो होगा वो आपको मिलेगा, ये 4 है तो 4 का आधा हाफ मतलब 2 पे मिलेगा।
यहां पर भी देखा जाए ये 2m और ये 2m सेम मास के, तो इसका भी सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इसके बीच में आएगा। यहां पर कितने m का आएगा, 4m का आएगा, और यहां से डिस्टेंस इसकी कितनी होगी, 2 होगी। इसकी भी कितनी थी, 2 थी। तो ये 4 का और ये 2m का, ये दोनों एक ही एक्सिस पे, तो y कोऑर्डिनेट जो आपको मिलना था वो 2 मिलना था, तो वास्तव में 2 आ रहा है। अब चूंकि यहां पर देखा जाए कि ये 4m है और ये 2m है, तो सेंटर ऑफ मास जो है बेटा किस तरफ मिलेगा, 4 की तरफ। तो यहां पर ये डिस्टेंस थी 8 का हाफ होता है 4, तो नो डाउट आपका आंसर जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। तो अगर ऑप्शन देखेंगे तो आपको मिल रहा है 16/3। 16/3 का मतलब हो गया मोर देन 4, मोर देन 4 बेटा। क्लियर? तो ऐसे भी ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे बेटा। तो जो नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है उसके लिए 3 मास डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं आपको। एक दे रखा है 4 kg का, एक दे रखा 2 kg, ये 2 kg, तीनों ही जो है वो एक्स एक्सिस पर है। तो नो डाउट बेटा आपका सेंटर ऑफ मास भी जो होगा वो एक्स एक्स पर मिलेगा। पर एक्स एक्स में भी कहां मिलेगा, इसके कोऑर्डिनेट, ये तो मूल बिंदु पर, जबकि इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6,0 और इसका दे रखा है 10,0। अब इसको अपन सॉल्व करें और एक्सीएम की वैल्यू निकालें, तो एक्सीएम की वैल्यू सिंपल वे बेटा वही m1x1 m1x, इस x की वैल्यू होगी 0, m2x2 मतलब 6 × 2, फिर m3x3 तो इट मींस 2 × 10 अपॉन टोटल m बेटा 4 + 2 + 2 मतलब 8। तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा 12 + 20/8 इसमें। तो यहां इसको सिंपलाइज किया, 20 और 12 हो गया आपके पास 32/8, 8 चौक 32 बेटा आपके पास आ गया बेटा 4। अगर पैमाना अगर 4 सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर और मीटर में 2 मीटर में। क्लियर? अब इसी को आप एक दूसरे तरीके से हैंडल कर सकते थे, वेरी इजी मेथड से। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, और उस दिमाग लगाने में केवल आपको इतना ध्यान रखना है जो आपको मैंने बताया। जब मास समान होते हैं, द्रव्यमान समान होते हैं, तो उसका सेंटर ऑफ मास जस्ट मिड पॉइंट में मिलता है बेटा, मिड पॉइंट पे मिलता है। तो यहां पर देखिए ये 2 kg, ये 2 kg समान द्रव्यमान के हैं, समान द्रव्यमान के हैं, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ का बीच में मिलेगा। यहाँ पर 2 और 2 का सेंटर ऑफ मास मिलेगा 4 kg, और मिलेगा कहां पे वो देखना बेटा, ये 6, x का मान 6 और यहाँ पर x का मान 10, तो मतलब बिटवीन डिस्टेंस है 4, तो यहाँ पर ये इससे 2 पे मिलेगा, तो 6 और 2 8, तो इसके दिशांक होंगे 8,0, और यहाँ पर एक ऑलरेडी मूल बिंदु पे था 4 kg, तो ये भी 4 kg, ये भी 4 kg, और दोनों के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर। तो यहां पर 4 और 4 का जो सेंटर ऑफ मास मिलेगा 8 kg का, वो मिलेगा इन दोनों के बीच में, मतलब 8 का आधा 4 पे बेटा। कहां पे मिलेगा, 4 पे। और रिजल्ट देख ले बेटा, रिजल्ट देख ले, आपको यही मिलेगा। क्लियर? चले आगे, द नेक्स्ट एग्जांपल। तो बेटा जो नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने लिया है मैंने, वो ये एक स्क्वायर दे रखा है बेटा। इस स्क्वायर की जो साइड दे रखी है वो दे रखी है बेटा 10 मीटर, और प्रत्येक कोने के ऊपर वेट रखा हुआ बेटा, ये 2 kg का, ये 4 kg का, वो 8 kg का, और ये 2 kg का। अब इसका आपको सेंटर ऑफ मास निकालना बेटा, सेंटर ऑफ मास कहां होगा। अब इसके सेंटर ऑफ मास को निकालने के बेटा सिंपल से तरीके, आप एक्स एक्सिस लेट करें, वाई एक्सिस लेट करें, और उसके निर्देशांक बनाकर कर लें। पहला तरीका तो वो, पर वो प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पर इसको अपन थोड़ा सा सिंपल वे से देखें तो यहां पर पहले टेस्ट करेंगे या चेक करेंगे कि यहां पर सिमिलर मास कहां है बेटा। सिमिलर मास को देखेंगे, तो देखा सर हमने सिमिलर मास कि ये 2 kg है, ये भी 2 kg है। जब ये 2 kg और ये 2 kg है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो मिलेगा वो इन दोनों की मिलाने वाली एक्सिस के सेंटर पे मिलेगा। कि यस सर सेंटर पे मिलेगा, तो ये सेंटर पे मिलेगा ये। तो इस 2 kg और इस 2 kg का जो सेंटर ऑफ मास मिलेगा वो सेंटर पे आएगा, और वो क्या होगा, 4 kg होगा। क्लियर? यस सर। अब आगे देखा जाए तो ये 4 kg है और ये भी क्या है, 4 kg है, तो इसका भी सेंटर ऑफ मास जो होगा इन दोनों को मिलाने वाली एक्सिस के सेंटर पे होगा बेटा, एक्सिस के सेंटर पे होगा। कि यस सर, तो इस 4 kg और इस 4 kg का जो सेंटर होगा वो यहां होगा, और ये होगा 8 kg, ये होगा 8 kg।
क्लियर? क्या सर इसकी वैल्यू अभी देखते हैं। तो यहां समझना बेटा, इस 10 को मैंने कह दिया r, अगर इसकी साइड लेट कर लू मैं, r लेट कर लू, तो यहां पर ये जो चीज आएगी ये वाली, यहां से यहां तक ये आएगी r√2/2। ये पूरी होती है बेटा कितनी, ये अगर r है, ये r है, तो ये आपको मिलता है r√2 पर ये जो मिलेगी वो उसका भी हाफ मिलेगा, वो उसका भी क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा। पर मुझे तो इसकी बात करनी है बेटा, इसकी। तो ये जो वैल्यू मिलेगी वो मुझे मिलेगी कितनी, r√2 इसका भी हाफ मतलब 4। ये कंडीशन। ओके सर, तो ये कितनी रहेगी रिमेनिंग, ये तो रिमेनिंग की बात करें, इसकी बात करें तो टोटल कितनी होती है r√2 में से ये r√2/4 चली गई, तो ये रह जाएगी आपके पास कितनी 3r√2/4। इस r√2 में से 1/4 चली गई, 3/4 रहेगी। क्लियर? यस सर क्लियर। तो ये 8 kg, ये 8 kg, ये भी एक ही एक्सिस पर है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा 8 और 8 का 16, तो वो 16 जो आएगा वो इन दोनों के सेंटर में आएगा कहीं यहां पर, ये 16 kg आएगा। और ये 16 kg जो होगा वो इस A पॉइंट से O की तरफ बेटा, वो इसका भी क्या होगा, इसका भी हाफ होगा, मतलब 3r√2/4 × 2। इट मींस जो आपका CM की बात होगी, CM सेंटर ऑफ मास जो होगा वो A से O की ओर, A से O की ओर 3r√2/8 पे होगा। और r की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो आप लिख दोगे 3 × 10√2/8। ये कंडीशन आपके पास आएगी। या फिर इसको सिंप्लाइज करके लिखती हो तो 2 से कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल किया तो ये हो गया कितना 15√2/4 मीटर। ये आंसर आएगा। ये यहां से यहां तक की दूरी। क्लियर? यहां से पूछता तो अभी आप निकाल सकते हो। चलें आगे। तो इस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन जो है आपके सामने आ सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है आपके पास में एक सिंपल सा डायग्राम दे रखा है जिसमें m मास और l लेंथ की रॉड्स दे रखी है बेटा, और उनको इस प्रकार से सिस्टमेटिक अरेंज कर रखा है। यहां पर अगर देखा जाए डायग्राम को तो यहां पर ये m और l की, तो ये फर्स्ट रॉड रखी हुई है, फर्स्ट ब्लॉक रखा हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक है वो हाफ पोर्शन इस फर्स्ट ब्लॉक पर है, और उससे भी नेक्स्ट देखा जाए तो ये l/4 पार्ट इसके ऊपर है। तो यहां पर जिसको इसको सिंपलाइज करना है तो सिंपलाइज करने के लिए इसका सिंपल सा पॉइंट डायग्राम बनाना पड़ेगा। मतलब इन सब के सेंटर ऑफ मास, इंडिविजुअल के सेंटर ऑफ मास लेट करके बेटा एक्स एक्स पे सेंटर ऑफ मास निकालना होगा। कि सर कैसे? तो समझो बेटा इधर मैं सिंपल से इतने बड़े बड़े ब्लॉक नहीं लूंगा, इन सब के सेंटर ऑफ मास रख लूंगा। कि सर कैसे? जैसे ये फर्स्ट ब्लॉक लिया, इस फर्स्ट ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास यहां होगा, मतलब ये यहां होगा, मास होगा m, और यहां से इसकी लंबाई होगी l/2। l/2 क्लियर? इसके सेंटर ऑफ मास की बात करें तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा इसके सेंटर में मिलेगा, मतलब यहां मिलेगा ये। और ये जो होगा ये इसके लिए देखा जाए तो ये यहां मिलेगा, और यहां इससे जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी l। और जब इसकी बात करूंगा तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो यहां इसके सेंटर में मिलेगा। तो अगर इसको गौर से देखो बेटा तो ये यहां तक तो बेटा ये l वैल्यू हो गई, और ये जो है वो l/4 है, l/4 मतलब यहां तक जो डिस्टेंस होगी वो होगी l + l/4, इट मींस 5l/4। इट मींस इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो यहां m, और ये होगा 5l/4। तो आपको जब एक्सियम फाइंड करना है तो आप सिंपल सा लिख दोगे एक्सियम इज इक्वल टू m1 x1, इट मींस m × l/2 प्लस नेक्स्ट m × l, नेक्स्ट m × 5l/4 अपॉन में टोटल मास होगा m + m + m मतलब 3m। क्लियर?
m कॉमन लेके कैंसिल कर दूंगा तो मेरे पास m कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/3 और ब्रैकेट में आ गया l/2 प्लस l प्लस 5l/4। एलसीएम लेंगे अपन तो एलसीएम आएगा आपके पास 4, तो ये मिलेगा आपको 2l प्लस 4l प्लस 5l। तो ये आपको मिल गया कितना, 5 और 4 9, 9 और 10 और 11 मतलब 11l/12, 11l/12 ये आपको आंसर मिल जाएगा। ये कंडीशन आएगी। इट मींस यहां देखा जाए तो आपका जो अभी सेंटर ऑफ मास होगा इस पूरे सिस्टम का, वो इससे इस साइड में मिलेगा, इधर, इससे भी इस साइड में मिलेगा। क्लियर? अगर ये सेंटर ऑफ मास में बता दूं, आगे टॉर्क आगे पढ़ेंगे, अगर ये सेंटर ऑफ मास जो है इस एक्सिस से इस साइड में आता, इस एक्सिस से इस साइड में आता, तो आपका ये पूरा सिस्टम पलटी खा जाता, गिर जाता है बेटा, स्टेबल नहीं रहता। स्टेबल रहने के लिए जरूरी था कि आपका जो सेंटर ऑफ मास जो है वो इस एक्सिस से या इस एंडिंग पॉइंट से इस साइड में होना चाहिए। इट मींस ये सिस्टम सेट है। क्लियर? चले आगे। तो बेटा आज अपन ने देखा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में केवल अपने डिस्कस किया मल्टी पार्टिकल सिस्टम के लिए, ठीक है, और उसके कुछ एग्जांपल्स देखें। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास जब कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब सतत द्रव्यमान वितरण होता है, तो उनकी वैल्यूज क्या होती है, उनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो बेटा आपने ऐसे ही कॉन्सेप्ट और टॉपिक क्लियर करना चाहें तो आप मेरे इस चैनल के साथ बने रहें, मेरे साथ जुड़े रहें और अपने फिजिक्स को और स्ट्रॉन्ग करें। और अगर आपको कुछ नए टॉपिक और नए वीडियो की नीड हो, रिक्वायरमेंट हो, तो मुझे अपने टॉपिक भी साथ में सजेस्ट करते रहें, तो मैं उनके वीडियो जो है आपके लिए ला सकूं। और बेटा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में बेटा कंजूसी ना करें। इतनी मेहनत पर एक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर बनता है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा। ओके।